बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें बेटा फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जो सेकंड हमारा आज का लेक्चर है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स जो सिलेबस में जो है कुछ एक दो टॉपिक जिसको पहले हम डिस्कस नहीं कर पाए वो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इनमें जो पहला टॉपिक है उसमें ये है जी एंटीकोआगुलेंट्स। ठीक है जी, एंटीकोआगुलेंट्स क्या हैं? एंटीकोआगुलेंट्स जो हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जो है ये लेक्चर हो रहा है। तो एंटीकोआगुलेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं? एंटीकोआगुलेंट जो है जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये ब्लड जो है इसको क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं, ब्लड जो है उसकी क्लॉटिंग जो है उसको रोकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग एंटीकोआगुलेंट्स हमें जो है थोड़ा सा होम्योस्टेसिस के बारे में भी जो है वो पता होना चाहिए। देखें बेटा, जब भी कोई कट हमारी बॉडी के ऊपर लगता है, किसी भी तरह से कोई कट लगता है या कोई जख्म होता है, तो विद इन सेकेंड जो है हमारा जो ब्लड है वो दोबारा जो है ना वो जमना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है और जो ब्लड है वो जम जाता है उसी जगह के ऊपर और ब्लड लॉस जो है वो नहीं होता। तो कभी आपने सोचा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि ब्लड जो है उसको जमाती है? देखें, ब्लड को जमाने के लिए जो है वो होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड को जमाते हैं, केमिकल्स हैं, फिर जो है उसके जरिए जो है वो ब्लड आपका जो है वो जम जाता है। अच्छा, नॉर्मली जो एक ऐसी स्टेट है जो होम्योस्टेसिस की स्टेट है, होम्योस्टेसिस की जो स्टेट है उसमें ये होगा कि जो ब्लड है उसका लॉस जो है वो कम से कम किया जाएगा, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन जो है वो रखी जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, ब्लड लॉस होने से बचाया जाएगा। तो जो नॉर्मल कंडीशन है उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है ना, एक जैसी कंडीशन। तो कोई भी अगर कट वगैरह आता है तो उसमें तीन तरह से जो है आपकी जो बॉडी है वो होम्योस्टेसिस को बरकरार रखती है। वैसे तो जाहिर बात है जब भी कट आता है तो हम खुद से भी उसको प्रेस करके अपने जो ब्लड है उसकी लॉस को कम से कम करते हैं, बट इंटरनली जो आपकी बॉडी है वो तीन तरह से थोड़ा सा काम करती है। इसमें पहला क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। बेटा, वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है? वेजो वेसल से है, ब्लड वेसल्स, और कंस्ट्रिक्शन सुकड़ने को कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो सुकड़ जाएंगी, उस एरिया की कैपिलरीज वगैरह जो है वो सुकड़ जाएंगी। या फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंजर्ड वेसल्स वॉल्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन, या इसको हम फिर दूसरे अल्फाज में कह देते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उस एरिया में जहां पर इंजरी हुई है, जहां से ब्लड जो है वो निकल रहा है, उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करना शुरू कर देंगी? कंस्ट्रिक्ट होना शुरू कर देंगी। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है एडहेजन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स टू फॉर्म अ प्लेक। एडहेजन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स मतलब कि उस एरिया में जो है वो प्लेटलेट्स, एज यू नो वेल कि जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट करवाते हैं। ठीक है ना, वहां पे प्लेक फॉर्मेशन करवाते हैं जिससे जो है ब्लड जो है उसके जो है निकलने से रोका जाता है या ब्लीडिंग जो है उसको स्टॉप किया जाता है। तीसरी जो बात होती है, जो तीसरी चीज होती है इसमें, वो होती है जो है ब्लड जो है उसका क्लॉट बनना। ठीक है ना, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि नॉर्मल होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने में मदद देती हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें हम थोड़ी सी पिक्चर के हवाले से होम्योस्टेसिस का कुछ मैकेनिज्म जो है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे अगर कभी भी जो है ब्लड वेसल्स की इंजरी हो जाती है तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रिक्ट करने से जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा इंजरी वाली जगह के ऊपर। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ब्लड लॉस जो है वो कम हो जाएगा। सेकंड इसमें क्या होगा? सेकंड ये होगा कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है
और ब्लड बेटा अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर या टिश्यूज के अंदर जो है ब्लड लॉस हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखें अगर वेसल्स के इर्द गिर्द जो है वो टिश्यूज हैं, अगर टिश्यूज के अंदर ब्लड लॉस हो रहा है तो फिर क्या होगा, टिश्यूज के अंदर जो वेसल्स हैं उनके इर्द गिर्द जो प्रेशर होगा, चूंकि वहां पे ब्लड लॉस हो रहा है तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जो वेसल्स हैं उनके इर्द गिर्द का जो प्रेशर है उसको हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर प्रेशर कहेंगे, वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड वेसल जो है वो इंजर्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी, उनकी कंप्रेशन हो जाएगी, और कंप्रेशन होने से क्या होगा, आपका जो ब्लड लॉस है वो कम से कम हो जाएगा। तीसरी जो चीज है इसके अंदर वो कौन सी है, वो है जी प्लेटलेट एडहियन। प्लेटलेट्स का काम ही जो है क्या है, ब्लड के जो है ब्लड को जमाना होता है। प्लेटलेट्स एडहियन टू द वॉल ऑफ द इंजर्ड वेसल्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है ना। प्लेटलेट्स जाकर जिस जगह के ऊपर जख्म लगा है उधर जाकर उस ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसके साथ जाके चिपक जाएंगे, ठीक है ना, और वहां पे जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स को जो है वो एक्टिवेट कर देंगे, एग्रीगेशन हो जाएगी और प्लेटलेट्स का प्लेट बन जाएगा, उससे भी जो है वो इंजरी को कम से कम किया जा सकता है। देन फिर क्लॉटिंग कैसे होती है, उसमें बेटा दो पाथवेज हैं, इंशाल्लाह इसको हम लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये इंशाल्लाह पैथोलॉजी में भी आप लोगों को अच्छे डिटेल से जो है इसको समझाया जाएगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी क्या होगा, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, और इससे भी ब्लड जो है उसको कम से कम किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी कोआगुलेशन। बेटा चूंकि हमारा टॉपिक तो एंटी कोआगुलेशन है या एंटी कोआगुलेंट्स है, लेकिन हम कोआगुलेशन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर कोआगुलेशन की हमें थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी तो हमारे लिए जो एंटी कोआगुलेंट्स हैं उनका समझना हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब कोआगुलेशन क्या है, कोआगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग द ब्लड, ठीक है ना, सॉरी, कोआगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द ब्लड फ्रॉम फ्लूइड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट। कोआगुलेशन क्या है कि खून का जो है वो एक लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ जाना कोआगुलेशन कहलाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारी बॉडी में कभी भी अगर किसी भी जगह पे कोई कट आता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो इस जो है उस जगह के ऊपर ब्लड को जमा देती है, एक प्लेट फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। और क्या है नेक्स्ट इसमें ये है कि नॉर्मली वो कह रहा है कि देयर इज अ नेचुरल प्रोसेस इन द बॉडी टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस बाय प्लगिंग द इंजर्ड साइड। प्लगिंग से क्या मुराद है, वहां पे प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा जी, अब कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनके नाम हैं, ठीक है जी, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनकी नंबरिंग के हिसाब से बेटा इनके नाम होते हैं, ठीक है ना। ये भी आपके लिए याद करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछ लेता है आमतौर पे, और वैसे भी जो है आगे थोड़ा सा आप लोगों को पैथोलॉजी में भी जो है ये पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला देखें क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है जी, क्लॉटिंग फैक्टर 1 जो है फर्स्ट वो है फिब्रिनोजिन, सेकंड जो है वो प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा, थर्ड जो है वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फोर्थ जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम है, फिफ्थ जो है वो प्रोएक्लिरिन है, और जो सिक्स्थ है वो एक्रिन है, सपोज टू बी एक्टिव फॉर्म ऑफ फैक्टर 5, मतलब कि प्रोएक्लिरिन की जो एक्टिव फॉर्म है वो एक्रिन है, फैक्टर 6। और फैक्टर 7 जो है वो प्रो कन्वर्टिंग है, फैक्टर 8 जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी उसको बोलते हैं, फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर भी बोलते हैं, या पीटीसी भी इसको बोलेंगे। जो फैक्टर 10 है इसको स्टार्ड पावर फैक्टर भी कहते हैं। जो फैक्टर 11 है इसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एंटीसीडेंट, ठीक है ना, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलेंगे, पीटीए। और जो फैक्टर 12 है इसको हम हेजीमेन फैक्टर बोलेंगे। फैक्टर जो है वो 13
उसका नाम है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और जो फैक्टर 14 है उसको पेरी कैली कैरिन बोलेंगे, ठीक है ना, और जो फैक्टर 15 है उसको कैली कैरिन बोलेंगे, और जो फैक्टर 16 है उसको प्लेटलेट फैक्टर बोलेंगे। ये आपने अच्छे तरीके से इनको नंबरिंग के हिसाब से आपने याद करना है, इनकी तरतीब यही रहेगी। लाइक कि अगर कोई पूछता है कि जो है फैक्टर 8 कौन सा है, तो आप उसको कहोगे कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ये आप इनकी तरतीब, इनकी नंबरिंग के हिसाब से जो है ना बेटा जो है आपको याद करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एंटीकोएगुलेंट्स। इससे पहले हमने कोएगुलेशन पढ़ी। कोएगुलेशन क्या है कि जब ब्लड वेसल या हमारी बॉडी में किसी जगह से ब्लड वेसल को कट लगता है, जब इंजर्ड होती है तो वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, और खून को रोकने के लिए जो एक निज़ाम है इसको हम क्लॉटिंग जो है वो प्रोसेस कहते हैं। अब उसको रोकने के लिए भी नॉर्मली देखें कि जब जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो मूव करता है, लेकिन जब तक वो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता रहता है तब तक जो है आपने नहीं देखा कि ब्लड जो है वो क्लॉट हुआ। वो क्यों नहीं होता, इसकी भी वजूहात हैं। क्योंकि उन ब्लड वेसल्स के अंदर एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं जो ब्लड को जमने से रोकते हैं, लेकिन जब किसी जगह पे कट लग जाता है तो ऐसा होता है कि वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर की एग्रीगेशन हो जाती है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स की एग्रीगेशन से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे क्लॉटिंग होती है, अदरवाइज क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती। तो एंटीकोएगुलेंट्स क्या है? एंटीकोएगुलेंट्स आर कॉमनली नोन एज ब्लड थिनर्स। इनको हम ब्लड थिनर्स भी कहते हैं। बेटा जाहिर बात है जब खून गाढ़ा होगा तो वो जमेगा, जब खून जो है वो पतला होगा तो वो नहीं जमेगा, तो इसलिए हम इनको ब्लड थिनर्स भी कहते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि रोकते हैं या रिड्यूस करते हैं कोएगुलेशन को, ठीक है ना, ब्लड की कोएगुलेशन को, या जो है ये कम कर देंगे या फिर प्रिवेंट करेंगे। प्रोलॉन्गिंग द क्लॉटिंग टाइम, ठीक है ना, जो क्लॉटिंग टाइम है उसको क्या कर देंगे? प्रोलॉन्ग कर देंगे, मतलब कि खून के जमने का जो वक्त है उसको लंबा कर देंगे, और ब्लड जो है उसका जो है मतलब कि ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेंगे या फिर रिड्यूस कर देंगे। एंटीकोएगुलेंट्स जो हैं उनको हम जो है थ्रोम्बोटिक जो है डिसऑर्डर्स में भी जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। थ्रोम्बिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है? ऐसे डिसऑर्डर्स जिनमें जो है खून जम जाता है नालियों में, कैपिलरीज में, ब्रेन में या हार्ट में, तो उससे क्या होगा कि उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो एस्कीमिया और सेल डेथ जो है वो हो जाती है। तो जो एंटीकोएगुलेंट्स हैं इनको हम जो थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स हैं, ऐसी बीमारियां जिनमें खून जम जाता है ब्लड वेसल्स में, उनके इलाज के लिए भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। टाइप्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स जो है इसमें देखें कि एंटीकोएगुलेंट्स जो है वैसे तो इसके अलावा और भी मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीकोएगुलेंट्स हैं उनकी कुछ टाइप्स और उनके नाम और इनकी जो है वो थोड़ी थोड़ी डिटेल हमने जो है डिस्कस करनी है। सबसे पहले बेटा इसमें आ जाएगा हिपैरिन। हिपैरिन के बाद है EDTA, फिर है सोडियम फ्लोराइड, फिर है साइट्रेट, फिर है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज जिसको ACD भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा ऑक्सलेट्स और आखिर पे आयोडो एसीटेट्स आ जाएगा। तो ये कुछ टाइप्स है एंटीकोएगुलेंट्स की जिनकी जो है हम अभी डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एंटीकोएगुलेंट जो हम पढ़ेंगे वो है जी EDTA। EDTA बेटा एब्रीविएशन है किसकी? एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड की। तो एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है वो एक केमिकल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर भी और मेडिकल पर्पसेस के अंदर भी इसको इस्तेमाल करेंगे हम। ये सबसे पहले 1935 के अंदर जो है बनाया गया था, इसको सिंथेसाइज किया गया था। इसके अलावा क्या है? ये एक जो है केमिकल जो है ये अमाइनो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। इसको हम अमाइनो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये कलरलेस होता है, ये वाटर सोल्यूबल होगा,
ठीक है ना, ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो है एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। देखें बेटा, चूंकि एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है तो हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो ईडीटीए का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो होगा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। ठीक है जी। अब जरा इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ते हैं। ये मैंने बुक में से कुछ जो है यहाँ पे ऐड किया है, जो पिक्स हैं वो ऐड की हैं बेटा, ये इसको देखें। वो कह रहा है कि ईडीटीए या एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है ये एक चिलेटिंग एजेंट है। किसका? डाइवेलेंट कैटायंस का। डाइवेलेंट कैटायंस कौन से होंगे? जिनके ऊपर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। जारी बात है कैटायंस हैं तो कैटायंस के ऊपर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो डाइवेलेंट कैटायंस कौन से होंगे? लाइक कैल्शियम है 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम है 2 पॉजिटिव। ठीक है ना, उनके लिए ये चिलेटिंग एजेंट को जो है काम करता है। बिकॉज ये वो कह रहा है कि बिकॉज इट प्रिजर्व्स द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, सो इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर। अब इसमें क्या होगा, ईडीटीए को अगर हम एज अ एंटीकोएगुलेंट इस्तेमाल करेंगे तो ये ब्लड के अंदर जो है, खून के अंदर जितने भी ब्लड सेल्स होंगे जो है, ब्लड सेल जो है, उनको ये क्या करेगा? प्रिजर्व करेगा, महफूज बनाएगा, मतलब कि उनकी जो डिग्रेडेशन है उसको रोकेगा। इसलिए हम इसको, वो कह रहा है कि हम हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी यूज करते हैं इसको, हम जीनोमिक डीएनए की आइसोलेशन के लिए भी इसको यूज करेंगे, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है वायरस की डिटर्मिनेशन के लिए भी किसके अंदर? मॉलिक्यूलर टेक्निक के अंदर हम इसको यूज करेंगे। इसके अलावा ये इस्तेमाल किया जाता है 3 फॉर्म्स के अंदर या 3 साल्ट्स के अंदर। ईडीटीए जो है वो 3 साल्ट्स के अंदर हम यूज करेंगे। पहली इसकी जो किस्म है वो कौन सी है? वो है जी डाई सोडियम। ठीक है ना। दूसरी इसकी फॉर्म कौन सी है? डाई पोटेशियम। और तीसरी क्या है? ट्राई पोटेशियम। तो ईडीटीए डाई सोडियम, ईडीटीए डाई पोटेशियम एंड ईडीटीए ट्राई पोटेशियम साल्ट्स के जो है तौर पे इसको हम यूज कर सकते हैं। ईडीटीए क्या करता है? ईडीटीए प्रिवेंट्स द कोआगुलेशन जो है बाय बाइंडिंग द कैल्शियम। अब चूंकि ईडीटीए एंटी कोआगुलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है तो कोआगुलेशन जो है या खून के जमने में जो है वो कैल्शियम बहुत ज्यादा अहम होती है। तो ये क्या करेगा? ये जाके कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा जिसने खून को जमाना था। अब ये कैल्शियम के साथ जुड़ गया और इसने चिलेशन बना दी है कैल्शियम की, तो खून को जमाने के लिए जो कैल्शियम चाहिए उसके साथ ये जुड़ गया, लिहाजा अब खून जो है वो जमने से रुक सकता है, विच इज एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। वो कह रहे हैं कि ईडीटीए जाके कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा। अब कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, तो वो चूंकि अब ईडीटीए ने जाके उसको घेर लिया तो अब ब्लड क्लॉट होने से बच जाएगा। अच्छा जी, न्यूअर एडवांस जो है जिसमें ईडीटीए इस्तेमाल होता है उनमें वो कह रहे हैं इंक्लूड द इंक्लूजन्स ऑफ द जेल बैरियर। इसमें क्या होगा कि जो ट्यूब होगी, ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब, उसमें एक जेल होती है। जेल क्या करती है कि जेल जो है वो प्लाज्मा को, जो सेल हैं, ब्लड सेल्स हैं जिनमें व्हाइट ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है आते हैं, उनको प्लाज्मा से सेपरेट कर देगी। ठीक है ना। दरमियान में जेल लगेगी, एक साइड पे ब्लड सेल्स हो जाएंगे और एक साइड पे प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है ना। और ऐसी वायल्स कौन सी होंगी? व्हाइट ट्यूब्स। ठीक है ना। जो ब्लैक और ब्लू ट्यूब्स हैं उनमें क्या होता है? उनमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना। उनमें क्या होगा कि डेंसिटी ग्रेडियंट जो है वो क्या करेगी? अलाउज रिकवरी ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन, thus increasing the yield of the DNA। अब बेटे देखें ये बात बड़ी अहम है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। वो कह रहे हैं कि जो व्हाइट वाली ट्यूब्स हैं उनमें क्या होगा? उनमें तो जेल होगी, जेल के एक साइड पे ब्लड सेल्स हो जाएंगे और दूसरी साइड पे जो है वो प्लाज्मा हो जाएगा। लेकिन जो ब्लू और ब्लैक वाली ट्यूब्स हैं जिनमें ईडीटीए होगा, उनमें क्या होगा? उनको जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, बेटा आप जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है कि जो फ्यूगल फोर्स है उसके जरिए डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है वो ब्लड सेल जो है वो आपस में
आके नीचे सेग्रीगेट होते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं या वो तहें बनाते हैं अपनी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सबसे नीचे होगा, उससे ऊपर उस जिसकी डेंसिटी होगी वो होगा, उससे ऊपर जिसकी डेंसिटी होगी वो होगा। मतलब कि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो सेल है वो सबसे नीचे बैठेगा और ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है जी। तो ब्लू और ब्लैक ट्यूब्स में जो है वो कहता है कि डेंसिटी ग्रेडियंट के तौर पे ये में इस्तेमाल जो है होगा। डेंसिटी ग्रेडियंट से क्या होगा कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे बैठ जाएंगे और जिनकी डेंसिटी कम है वो जो है ऊपर चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अगर डीएनए की यील्ड में, देखिए बेटा डीएनए कहां से निकलेगा, जाहिर बात है वो न्यूक्लियस से निकलेगा। और जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, देखिए ना, डेंसिटी ग्रेडियंट अलाउज द रिकवरी ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स। न्यूक्लिएटेड सेल्स की रिकवरी होगी। तो न्यूक्लियस के अंदर से अगर हम डीएनए निकालना चाह रहे हैं तो हम ऐसे सेल्स को महफूज बनाएंगे जिनमें न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है उनको महफूज बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग द डीएनए यील्ड। नेक्स्ट ईडीटीए के बारे में एक और बात देखें। वो कह रहे हैं कि ईडीटीए प्रोबेबली बाय चिलेशन ऑफ मेटालिक कोफैक्टर्स। ठीक है ना सिर्फ ये चिलेशन करता है जो है कैल्शियम और इसकी मैग्नीशियम की, बल्कि आयरन की भी करता है। ठीक है ना। चिलेशन ऑफ मेटेलिक कोफैक्टर इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटेलिक कोफैक्टर। जैसा कि कौन कौन से हैं मेटेलिक कोफैक्टर, जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेट आ जाता है, क्रिस्टोकाइनेज आ जाता है और ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेज आ जाता है। तो ये ऐसे एंजाइम हैं जिनमें ईडीटीए जो है वो कोफैक्टर चिलेशन करवाएगा। बिकॉज इट चिलेट्स कैल्शियम एंड आयरन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये कैल्शियम और आयरन की भी चिलेशन करवाता है। लिहाजा ईडीटीए जो है वो अनसूटेबल होगा ऐसे स्पेसिमेंस के लिए या ऐसे स्पेसिमेंस के लिए जिनमें हम कैल्शियम और आयरन का एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया ना, कि ऐसा ब्लड सैंपल जो हम लेंगे किसी मरीज का, और अगर हम उस ब्लड सैंपल में से कैल्शियम का टेस्ट लगाना चाह रहे हैं या फिर आयरन मालूम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम ईडीटीए को एज ए एंटीकोएगुलेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह रहा है कि ये इनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये कैल्शियम और आयरन के साथ जाके चिलेशन बना देगा। और जब चिलेशन बन जाएगी तो वो कैल्शियम या आयरन बाइंड कर जाएंगे ईडीटीए के साथ, तो उनकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी हम मेजर करना चाह रहे हैं वो आपको सही नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो है एंटीकोएगुलेंट वो है बेटा हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन को जरा देखते हैं। हिपैरिन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीकोएगुलेंट फॉर द केमिकल एंड हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग। मतलब कि हेमेटोलॉजी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और केमिकल पैथोलॉजी में भी जो है हम हिपैरिन को यूज कर सकते हैं। इट इज अ म्यूकोइटिन पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज अवेलेबल इन द सोडियम। ठीक है ना, या कैसे होगा, मोस्टली वो कह रहा है कि अगर सोडियम की फॉर्म में होगा तो ये इस्तेमाल किया जाएगा साइटोजेनेटिक स्टडीज में। अगर पोटेशियम की सूरत में भी ये हो सकता है, लिथियम की सूरत में भी हो सकता है और अमोनियम साल्ट की सूरत में भी ये हो सकता है। ऑल ऑफ विच एडिक्वेटली प्रिवेंट द कोआगुलेशन। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल एजेंट है हेमेटोलॉजी के अंदर और केमिकल पैथोलॉजी के अंदर। ये क्या करेगा, ये म्यूकोइटिन पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड है जो कि सोडियम की फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, पोटेशियम की फॉर्म में भी, लिथियम की फॉर्म में भी और अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में भी ये प्रिवेंट करेगा कोआगुलेशन को। अच्छा जी, द एंटीकोआगुलेंट एक्सेलरेट्स। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है हिपैरिन। वो कह रहे हैं कि एंटीकोआगुलेंट एक्सेलरेट्स द एक्शन ऑफ द एंटी थ्रोम्बिन 3। ठीक है ना, एंटी थ्रोम्बिन 3 के जो एक्शन है उसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है ना, एंटी थ्रोम्बिन, जरा लफ्ज पे गौर करें, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होगी तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। ये एंटी थ्रोम्बिन है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। तो ये क्या करेगा, जो क्लॉटिंग जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है उसको, उसकी एक्टिविटी को एक्सेलरेट कर देगा। तो एंटी थ्रोम्बिन 3 चूंकि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, इस तरह से ये भी जो है अपना काम करता है।
which neutralizes the thrombin and thus prevents the formation of the fibrin from the fibrinogen। बेटा अब फिब्रिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि एक्टिव फॉर्म में चली जाती है एंटीथ्रोम्बिन 3 के जरिए फिब्रिन में, और फिब्रिन से क्लॉट बन जाता है। तो जब तक वो फिब्रिनोजिन की सूरत में रहेगा उस वक्त तक क्या करेगा कि वो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट हेपेरिन इज अनएक्सेप्टेबल फॉर मोस्ट ऑफ द टेस्ट्स। अब जहां इसके इतने इस्तेमाल हैं, लेकिन कुछ टेस्टों में वो कह रहे हैं कि हम जो है हेपेरिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूजिंग द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर सकते हेपेरिन को पीसीआर में, इसके बारे में जरा देखें। इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम बाय दिस लार्ज मॉलिक्यूल। क्या करेगा ये जो पॉलीमरेज है, बेटा पीसीआर से मुराद है पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, ये पीसीआर में जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसको इनहिबिट जाके कर देगा हेपेरिन। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम पीसीआर के एनालिसिस में इसको एज अ एंटीकोएगुलेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेपेरिनाइज्ड सैंपल्स बट एम्प्लीफिकेशन में बी रिड्यूस्ड। वो कह रहे हैं कि अगर हमने हेपेरिन को एंटीकोएगुलेंट के तौर पे इस्तेमाल कर भी लिया है तो डीएनए की एक्सट्रैक्शन तक तो हम कर लेंगे, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन के बाद एम्प्लीफिकेशन है डीएनए की, वहां पर जो है बहुत कम हो जाएगी, वहां पे हमें प्रॉब्लम जो है हो सकती है, जो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन है वो कम हो सकती है। अच्छा जी, अगला जो एंटीकोएगुलेंट है वो आपका बेटा आ जाएगा सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड क्या है, सोडियम फ्लोराइड एक वीक एंटीकोएगुलेंट है जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है ब्लड ग्लूकोज के लिए। अगर आप अपने ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना चाह रहे हैं तो जो आप एंटीकोएगुलेंट इस्तेमाल करेंगे ट्यूब के अंदर, वो कह रहा है कि वो सोडियम फ्लोराइड हो सकता है एज अ प्रिजर्वेटिव टुगेदर विद अनदर एंटीकोएगुलेंट, जैसा कि पोटेशियम हो गया, पोटेशियम ऑक्सलेट है। वो कह रहे हैं कि ये किसी दूसरे एंटीकोएगुलेंट के साथ मिलकर, जैसा कि पोटेशियम ऑक्सलेट है, ये एक इफेक्टिव है, ठीक है ना, एट द कंसंट्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम्स पर लीटर ऑफ द ब्लड। अगर हम इसको सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट को मिला देते हैं तो ये बहुत ही एक मौसर साबित हो जाएगा। किस रेशो में बनाएंगे, मतलब कि 2 ग्राम पर लीटर ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, इट एक्सर्ट्स इट प्रिजर्वेटिव एक्शन बाय इनहिबिटिंग। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये कैसे काम करता है, सोडियम फ्लोराइड ये कैसे काम करेगा, ये वो कह रहा है कि प्रिजर्वेटिव एक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलिसिस। बेटा ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज की डिग्रेडेशन है, मतलब कि ग्लूकोज जहां पे टूटेगा और एटीपीज बनेंगे। अब ये क्या करवाता है, ये जो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में जरूरी है उसको इनहिबिट कर देगा और ग्लूकोज को टूटने से बचा लेगा। लिहाजा इसीलिए अगर हम ब्लड में ग्लूकोज को देखना चाहते हैं तो हम सोडियम फ्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि अगरचे सच इनहिबिशन इज नॉट इमीडिएट एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिग्रेडेशन अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स आफ्टर द कलेक्शन। होता पता क्या है बेटा, होगा ये कि जैसे ही आपने ब्लड लिया है किसी भी पेशेंट का, उसमें ब्लड ग्लूकोज को देखने के लिए, तो आपने सोडियम फ्लोराइड को अच्छे तरीके से उसमें मिक्स कर देना। वो कहते हैं कि सोडियम फ्लोराइड उसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स होने में भी टाइम ले लेगा, लेकिन वो जो 1 घंटा है जिसमें अभी सोडियम फ्लोराइड जाके मिक्स नहीं हुआ ब्लड के साथ, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऐसी ग्लूकोज की होगी जो कि इस्तेमाल कर लेंगे ब्लड सेल्स। होता यह है कि नॉर्मली अगर हम ब्लड सेल्स चूंकि सारे जिंदा हैं तो उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी वो कहां से लेंगे, एनर्जी वो ग्लूकोज से लेंगे। तो खून के अंदर जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है जब आप सैंपल विड्रॉ कर लेते हैं। मरीज का जब सैंपल लेंगे तो उसके बाद खून के अंदर जो है ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सेल्स इसको इस्तेमाल करें। वो कहते हैं कि अगर हम सोडियम फ्लोराइड को एज अ एंटीकोएगुलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लड ग्लूकोज के लेवल को देखने के लिए, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही
जो ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज को खा लेंगे और ब्लड ग्लूकोज की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम आना शुरू हो जाएगी। विदाउट एन एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट द ब्लड ग्लूकोज, देखिए अब ये बड़ी अहम बात है जिसको हाईलाइट किया हुआ है कि अगर हम एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट, बेटे एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट कौन सा है, जैसा कि ये सोडियम फ्लोराइड है, ऐसा एजेंट जो कि ग्लाइकोलाइसिस को रोकेगा, ठीक है ना, मतलब कि ग्लूकोज की डिग्रेडेशन को जो रोकेगा। वो कहते हैं कि अगर हम ब्लड के अंदर कोई भी एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट ऐड नहीं करते तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि कम से कम भी 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 0.56 मिलीमोल पर लीटर पर आर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ब्लड ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाएगा। जरा गौर फरमाएं, इस लाइन का मकसद ये है कि अगर आपने खून के अंदर एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट ऐड नहीं किया जैसा कि सोडियम फ्लोराइड है, तो आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 0.56 मिलीमोल पर लीटर 1 घंटे में कम हो जाएगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। द रेट ऑफ डिक्रीज इज फास्टर इन द न्यू बॉर्न, जो ऐसे बेबीज जो न्यू बॉर्न्स हैं उनके ब्लड के अंदर तो ये और ज्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन और जल्दी कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ देयर एरिथ्रोसाइट्स एंड इन ल्यूकीमिक पेशेंट्स, बच्चों में चूंकि वो कह रहा है कि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, बेटा एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो कहेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स को। वो कहते हैं कि बच्चों के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें बहुत जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज होती है, तो उनमें तो और जल्दी से उनके खून में ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो और ज्यादा जल्दी कम होना शुरू हो जाएगी। ल्यूकीमिक पेशेंट के अंदर बिकॉज ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स, ऐसे पेशेंट जो ल्यूकीमिक हैं, ल्यूकीमिया जो है उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका डिसऑर्डर है, तो उनमें भी जो है बहुत जल्दी से ग्लूकोज इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। सोडियम फ्लोराइड इज पोरली सोल्यूबल, सोडियम फ्लोराइड बहुत ही कम सोल्यूबल है, हल नहीं होता। एंड ब्लड मस्ट बी मिक्सड वेल बिफोर द इफेक्टिव एंटी ग्लाइकोलाइसिस अकर, ठीक है ना, इफेक्टिव एंटी ग्लाइकोलाइसिस अकर। वो कहता है कि जो सोडियम फ्लोराइड है चूंकि ये ब्लड में इतनी जल्दी से सोल्यूबल नहीं है, मतलब कि खून में ना हल पजीर है, इतनी जल्दी हल पजीर नहीं होता, इसलिए जब आप ब्लड कलेक्ट करें तो इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लें सोडियम फ्लोराइड के साथ, ठीक है जी। सोडियम फ्लोराइड या जो है वो कह रहा है कि इसमें देखें ये इस्तेमाल होता है, सोडियम फ्लोराइड इज द पोटेंट इनहिबिटर ऑफ मेनी सीरम एंजाइम्स, सीरम के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइम्स हैं जिनके लिए ये इनहिबिटर के तौर पर जो है काम करता है। एंड इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन आल्सो इफेक्ट्स द यूरिएज, अगर इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तो जो यूरिएज एंजाइम है उसको भी जो है अफेक्ट करेगा। वो क्या करता है? विच इज यूज टू मेजर द यूरिया नाइट्रोजन इन मैनी ऑफ द एनालिटिकल सिस्टम। तो अगर आपने यूरिया नाइट्रोजन को भी मेजर करना है और उस ब्लड के अंदर आपके सोडियम फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये सोडियम फ्लोराइड उस यूरिएज के साथ भी जो है मिलकर अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा? ब्लड के अंदर जो है वो नाइट्रोजन की यूरिया नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को ये मुतासर करेगा। ये है जी सोडियम फ्लोराइड के काम। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा साइट्रेट। साइट्रेट क्या है? सोडियम citrate solution at concentration 34 to 38 grams per liter in a ratio of 1 part to 9 parts of the blood, मतलब कि एक हिस्सा इसका लेंगे और 9 हिस्सा जो है वो ब्लड का लेंगे, इसको हम एज अ कोआगुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या रखेंगे? 34 to 38 ग्राम्स पर लीटर की। स्टडीज द एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट, चिलेशन जो है कैल्शियम की is easy reversible through the addition of calcium to the plasma, ठीक है ना। studies have shown that the anticoagulation effect is easy reversible through the addition of calcium in the plasma, ठीक है ना।
ताहम क्या होगा, द करेक्ट रेशियो ऑफ ब्लड टू द एंटीकोएगुलेंट इज साइट्रेट होगा, ठीक है ना, बिकॉज मॉडर्न एनालाइजर्स add a standard amount of calcium that is based on the proper collection volume. This forms the basis of the first step for most modern coagulation assays. ठीक है ना, कि जो मॉडर्न कोआगुलेशन एसेज हैं उनकी जो है वो कह रहा है कि ये फॉर्म बनाता है. अ साइट्रेट ट्यूब इज रियली एक्सेप्टेबल फॉर द केमिस्ट्री. ऐसी ट्यूब, ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब जिसमें आपने साइट्रेट को ऐड किया हुआ है एज ए एंटीकोएगुलेंट, वो कहता है कि ये हम केमिस्ट्री के टेस्ट लगाने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट मे बी एक्सेप्टेबल इफ नॉट सेंट्रीफ्यूज. अगर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज नहीं किया तो एक्सेप्टेबल है, और जीनोमिक आइसोलेशन के लिए भी जो है एक्सेप्टेबल है ये साइट्रेट. फिर है जी एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, एसीडी भी इसको बोलते हैं. एज इंडिकेटेड प्रीवियसली, वो कह रहे हैं कि जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन इनटू द ईडीटीए एथिलीन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड इज ऑफन यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द जीनोमिक स्टडी ऑफ द डीएनए फ्रॉम द पेशेंट. ताहम क्या होगा, एडिशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें क्या आ जाता है, साइटोजेनेटिक टेस्टिंग है. बेटा साइटोजेनेटिक से क्या मुराद है कि जो है इंडिविजुअल जो सेल्स होंगे उनकी जो जेनेटिकल स्टडीज होंगी साइटोलॉजी वाली, ठीक है ना, उसमें वो कह रहा है कि मे बी रिक्वेस्टेड एट द सेम टाइम. फॉर दिस रीजन हम क्या करेंगे, जहां पे वो कह रहा है कि हम डीएनए जीनोमिक करेंगे, वहां पे हम साइटोजेनेटिक स्टडीज भी करेंगे एक ही वक्त में. इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, सैंपल्स फॉर द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स आर ऑफन कलेक्टेड इनटू द एसीडी. अब जो हमने सैंपल लेने हैं साइटोजेनेटिक टेस्टिंग के लिए, उनको हम जो है वो कह रहा है कि एसीडीए के अंदर कलेक्ट करेंगे, एसीडीए एंटीकोएगुलेंट के अंदर. एसीडीए क्या है, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज. क्यों, सो एज टू प्रिजर्व बोथ द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट. सेलुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में मतलब उनकी शक्ल को भी बरकरार रखना है, प्रिजर्व रखना है, और जो है उनके फंक्शंस को भी प्रिजर्व रखने के लिए आप एसीडी जो है यूज करेंगे. देयर आर टू एसीडी ट्यूब्स डिजाइन. दो तरह से एसीडी ट्यूब्स जो है वो डिजाइन की, एसीडी ए और एसीडी बी, ठीक है ना. डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस द डिफरेंस ओनली बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एडिटिव्स. इन दोनों में क्या फर्क होगा कि इनमें जो एडिटिव्स हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें डालेंगे, उनका फर्क होगा बस. बोथ इनहेंसेस द अवेलेबिलिटी एंड रिकवरी ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर सेवरल डेज आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द ब्लड स्पेसिमेन. तो बहुत ज्यादा डेज के लिए भी जो है ब्लड जो है खराब नहीं होगा. Thus they are suitable for the both molecular diagnostic testing and cytogenetic testing. वो कह रहे हैं कि चूंकि ये ब्लड को या जो फ्लूइड है उसको बहुत देर तक प्रिजर्व करते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर और साइटोजेनेटिक टेस्टिंग में जरूरी है. नेक्स्ट बेटा आ जाएगा ऑक्सलेट्स. ऑक्सलेट्स को हम यूज करते हैं सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट और लिथियम ऑक्सलेट के तौर पे. ये क्या करेंगे, ब्लड कोआगुलेशन को जो है इनहिबिट करेंगे. कैसे, वो कहते हैं कि बाय फॉर्मिंग रेदर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस. किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ चिलेशन नहीं करवाएंगे जैसा कि ईडीटीए वगैरह करवा रहे थे. ये क्या करवाएंगे, ये उनके साथ कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्सेस बना देंगे. पोटेशियम ऑक्सलेट K2C2O4 डॉट मोनोहाइड्रेट जो है वो कह रहा है कि एट द कंसंट्रेशन ऑफ 1 to 2 ग्राम्स पर लीटर ऑफ द ब्लड जो है हमने यूज करनी है. वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ऑक्सलेट के अंदर. कैसे जी, 1 to 2 ग्राम्स पर लीटर ऑफ द ब्लड पोटेशियम ऑक्सलेट को हम यूज करेंगे. एट कंसंट्रेशन वो कहते हैं कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं 3 ग्राम से ऑक्सलेट को पर लीटर ऑफ द ब्लड, फिर क्या होगा, फिर हीमोलाइसिस हो जाएगी. मतलब कि जो ब्लड सेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज अनदर एग्जांपल इन विच द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एडिड टू द ट्यूब इज क्रिटिकल. ठीक है ना. फिर है जी आयोडो एसीटेट्स. आयोडो एसीटेट्स क्या है, सोडियम आइसो एसीटेट्स को भी हम यूज कर सकते हैं. 2 ग्राम पर लीटर
जो है हम की कंसंट्रेशन से इसको यूज करेंगे और ये इफेक्टिव है एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट के तौर पे, ठीक है ना। एंड सूटेबल फॉर द सोडियम फ्लोराइड। देखें बेटा, सोडियम फ्लोराइड हमने पहले जो है वो पढ़ा है, वो भी एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट है। एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट वो होगा जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको टूटने से बचाएगा। तो ये भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ऐसी स्टडीज में जिसमें आप ग्लूकोज लगाना चाह रहे हैं, बिकॉज इट हैज नो इफेक्ट्स ऑन जो है यूरिएज। अब उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो यूरिएज के साथ जो है जाके रिएक्ट करता था। जो प्लाज्मा नाइट्रोजन जो है हमने जब टेस्ट करना होता था, अगर हम सोडियम फ्लोराइड को यूज कर सकते थे तो वो जाके यूरिएज एंजाइम के साथ मिलकर उसको डिस्टर्ब करता था। लेकिन जो आयोडो एसीटेट है वो कह रहा है कि ये उसको नहीं डिस्टर्ब करेगा, यूरिएज को डिस्टर्ब ये नहीं करेगा। इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन ग्लूकोज एंड यूरिया टेस्ट आर परफॉर्म। वो कह रहे हैं कि ये कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब ग्लूकोज और यूरिया टेस्ट को हमने जो है परफॉर्म करना है ऑन अ सिंगल स्पेसिमन, ठीक है ना। किसी एक स्पेसिमन जिसमें सिर्फ हमने ग्लूकोज और यूरिया के टेस्ट लगाने, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेगा, साइटोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा, लेकिन अपीयर्स टू हैव नो नोटेबल इफेक्ट्स ऑन द क्लिनिकल टेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो है नेक्स्ट आपका जो फाइनल था एंटीकोएगुलेंट है। बेटा अभी दोबारा हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर को जो है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखें इसको शुरू से कि जो आपका खून है वो जमना नहीं चाहिए जब तक वो ब्लड वेसल्स के अंदर है, लेकिन जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी तो फिर जो है उसको जमना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मली वो होम्योस्टैटिक कंडीशन में होता है, ठीक है ना। लेकिन होम्योस्टैटिक कंडीशन जो है वो बॉडी मेंटेन करेगी, लेकिन क्या होगा कि अगर कहीं से जो है वो कट वगैरह लग जाता है तो फिर जो है वो ब्लड को क्लॉट करवाया जाएगा, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उनके आप नाम याद करेंगे एज इट इज। उसी तरतीब से फिर हम एंटीकोएगुलेंट्स की तरफ आते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स क्या हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड की कोएगुलेशन को रोकती हैं, ठीक है ना। इनकी कुछ टाइप्स हैं। हिपेरिन हो गया जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, फिर EDTA है, फिर है सोडियम फ्लोराइड, फिर साइट्रेट है, फिर है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज जिसको ACD बोलते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट्स हो जाएंगी, आयोडो एसीटेट्स हो जाएंगी। फिर थोड़ी सी EDTA के बारे में जो है वो डिटेल दी गई है, ठीक है ना। और फिर हिपेरिन आ जाएगा, ठीक है ना। हिपेरिन है, सोडियम फ्लोराइड है, साइट्रेट है, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज है, ऑक्सैलो एसीटेट है, आयोडो एसीटेट वगैरह। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बेटा ये आपके सिलेबस में जो है ये टॉपिक्स हैं जो आज हमने कवर किए हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो है कोऑपरेशन चाहिए इसको, ताकि हम आगे की तरफ लेके जा सकें ऑनलाइन क्लासेस को। लेकिन काइंडली इसको आप सीरियस लें, लेक्चर्स को डाउनलोड करें, इसको सुने। आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि क्लास में तो बैठे बैठे चलो बंदा जो है कभी ध्यान किसी और जगह पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जब वीडियो होगी तो जब दिल करे आप उसको दोबारा रिवाइज या रिज्यूम करके देख सकते हैं, तो आप अच्छे तरीके से जो है इसको समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।